बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, आज भी सियासी लिहाज से सियासी तनाजुर में खासी गर्मा गर्मी रही। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो PTI ने कल DGISPR की तरफ से की जाने वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज अपना रद्द-ए-अमल दिया और PTI की तरफ से रियासती पॉलिसियों पर नज़रसानी का मुतालबा कर दिया गया। मुज़ाकरात के हवाले से भी आज भी दोनों जो फरीक हैं, हुकूमती टीमें हों या फिर PTI के लोग, उन दोनों की तरफ से मुख्तलिफ जो बयानात हैं वो सामने आते रहे। और फिर लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ीक के वालिद मोहतरम की बरसी के मौके पर होने वाली एक तकरीब में मुस्लिम लीगी रहनुमा भी खासे गरजे और बरसे और उन्होंने भी काफ़ी जो है सियासी हवाले से अपनी तकरीरें की। यही नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि हुकूमती इत्तेहादी भी हैं और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनकी तरफ से आज फिर दबंग अंदाज में मुस्लिम लीग नून को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से एक बार फिर अच्छे खासे नाला नजर आए। आज के प्रोग्राम में मुल्की सियासत पे तो ये सारी बातें होंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे आलमी हवाले से प्रोग्राम के आखिर में कि मशरिक़ वुस्ता में क्या हो रहा है और फिर रूस और चीन जो हैं वो दोबारा अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात किस नहज पे पहुंच चुके हैं। थैंक यू वेरी मच रऊफ हसन साहब, आपने वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि DGISPR की जो कल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी उस पर रद्द-ए-अमल देते हुए PTI ने आज ये मुतालबा किया है कि रियासत अपनी जो पॉलिसीज़ हैं इन पर नज़रसानी करे। तो PTI किस तरह की नज़रसानी चाहती है, किन पॉलिसियों पर नज़रसानी चाहती है? इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। देखिए, बड़ा क्लियर है ये कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रियासत एक माँ की हैसियत रखती है और वो माँ जो है उसका अपनी तमाम औलाद से उसका सलूक जो है वो एक जैसा होता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग समझने से कासर हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि क्यों कर रही है। सो बेसिकली जो बात यह है कि रियासत का काम ये नहीं है कि वो अगर कोई डिसएग्री करता है हुकूमती पॉलिसियों के साथ तो उसको गद्दार कहे। रियासत का काम ये नहीं है कि अगर किसी किस्म का कोई इस किस्म का डिसएग्रीमेंट आता है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में तो गद्दारी का जो है वो खुतबा जो है वो सादर किया जाए। रियासत का काम यह है कि वो एक ऑब्जेक्टिव आर्बिटर के तौर के ऊपर इन तमाम चीज़ों को ओवरसी करे और प्यार और मोहब्बत देखे, सबकी तरफ देखे। तो मैं फील करते हैं कि पिछले 2.5 साल से जब से खान साहब की हुकूमत को निकाला गया है, हमारे साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी रवैया जो है वो उसका वो रवा रखा गया है। हमारे ऊपर जो आपको पता है जो रियासती फस्तायत का जो भरमार हुई है वो भी आपको पता है, हम उससे गुजर चुके हुए हैं। मैं बार बार इसकी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आजकल के दिनों में ख़ासकर जबकि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, हुकूमत से शुरू हो चुके हुए हैं, पहला फॉर्मल जो सेशन है उसका वो 2 जनवरी को है। मेरा ख्याल है कि जी इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए एक कंड्यूसिव माहौल बनाने की कोशिश की जानी चाहिए थी। आज बड़ी उमर साहब ने उसको डिटेल में उसको रिस्पॉन्ड किया है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन रियासत का जो अव्वल रवैया होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल मफकूद है, वो गायब है। राव साहब, अभी आपने मुज़ाकरात का जिक्र किया तो पूरी कौम की नज़रें इन मुज़ाकरात पर हैं, लेकिन आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने इन मुज़ाकरात के हवाले से ये कहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया। पहले उनकी बात सुन लें, वो क्या कहते हैं, फिर आपसे जानते हैं। सुनाए जी, ख्वाजा साहब क्या कहते हैं? 15-20 दिनों में क्या चीज हुई है जो एकदम मुज़ाकरात आमादा हो गए? मुझे ये बताएं कि इसके पीछे क्या राज है। इसमें जितने पावर सेंटर्स हैं मुज़ाकरात में शामिल, ये अकेले सियासतदानों का बस नहीं है। जी सर, मैं इस सवाल को ज़रा थोड़ा सा दूसरी तरीके से पूछना चाहूँगा कि वो क्या मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करने के ऊपर तैयार हो गई है। सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि PTI जो है वो मुज़ाकरात करने के ऊपर क्यों तैयार हुई है। असल हकीकत यह है कि हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर है इंटरनली फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में एंड एक्सटर्नली ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में कि हुकूमत वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई और वर्चुअली वो मजबूर हुई है कि वो हमारे साथ ये बातचीत जो है वो शुरू करे। लेकिन इनके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में हम अभी भी हमें यकीन है कि ये
इसको ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, इसको लंबा करने की कोशिश करेंगे और इसका कोई हल जो है वो तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए हमने एक टाइम लिमिट दी है इसकी कि इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर कम से कम हमें ये पता चलना चाहिए कि हुकूमत की इंटेंशंस क्या है, किस तरह वो इन मुज़ाकरात को लेना चाहती है, ताकि आइंदा के लाए अमल के बारे में पीटीआई जो वो डिसाइड कर सके। तो मुज़ाकरात की हमारी एक्सेप्टेंस जो है या कहना जो है वो कभी भी कमज़ोरी की निशानी नहीं होता इमरान साहब, वो ताकत की निशानी होता है, वो कॉन्फिडेंस की निशानी होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है इस मुज़ाकरात में दाखिल हुए। ये सवाल जो दूसरा है जो पहला आपने किया है मुझे, वो आपको ज़रा हुकूमती कारिंदों से पता करना चाहिए कि आप क्या मजबूरी है उनकी कि वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठने को तैयार हुए हैं पीटीआई के साथ। राव साहब, आपके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ रफ़ीक रिजवाना साहब होंगे, हम उनसे भी ज़रूर ये सवाल पूछेंगे। ये फरमाइएगा कि आपके मुखालफीन और नाकदीन जो हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिस इंटरनेशनल प्रेशर की आप बात कर रहे हैं असल में पीटीआई ही वो लॉबिंग कर रही है कि जिसके ज़रिए से मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि वाकई पीटीआई ये कोशिश कर रही है? और अमेरिका के बारे में वफाकी वज़ीर आपके बारे में कहते हैं कि जनाब देखें, पहले ये कहते थे एब्सोल्युटली नॉट और अब मिन्नतें कर रहे हैं कि अमेरिका हमारी मदद करे। एब्सोल्युटली नॉट जब कहा गया था इमरान साहब तो एक कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। हमने अब पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब हम मिन्नतें किसी की नहीं कर रहे, वो हमारा जो कैरेक्टर नहीं है, हमारा किरदार नहीं है, पीटीआई का या खान साहब का वो किरदार नहीं है। देखिए डायस्पोरा है। दूसरी बात जो मैं पहले करूंगा, उसके बाद मैं बाकी बातों के ऊपर आता हूं। पिछले 2.5 साल से जो इस मुल्क में हो रहा है, पिछले 2.5 साल से पीटीआई के साथ जो हुआ है, खासकर 9 मई के बाद जो पीटीआई के साथ हुआ है, तो क्या ये लोग समझते हैं कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो अंधे हैं, वो बहरे हैं, वो बात नहीं कर सकते, वो सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते? ये ईयू की जो रिपोर्ट आई है वो आपने पढ़ी होगी इमरान साहब, जो यूके की गवर्नमेंट ने जो स्टेटमेंट दी है वो भी आपने पढ़ी होगी, आप जो व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आई है वो भी पढ़ी होगी, यूयू पार्लियामेंट ने जो किया है वो भी पढ़ी होगी, कॉमनवेल्थ जो डेलीगेशन आया था उसकी रिपोर्ट भी पढ़ी होगी, शायद आपने देखा होगा, जो यूरोपियन यूनियन की जो रिपोर्ट आई थी वो भी आपने पढ़ी होगी। इसके अलावा जो हमारी इंटरनल जो हमारे डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आपने पढ़ी होगी कि किस डटाई से इलेक्शन जो था वो चोरी किया गया। ये तमाम चीज़ें और किस बुरी तरह ह्यूमन राइट्स वायलेट हुए हैं इस मुल्क में और हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। ये सब चीज़ें जो हैं वो लोगों तक खुद पहुंची हैं, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उजागर हुई हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने इनको कवर किया है। तो ये जो इनका खौफ है वो झलकता है इस चीज़ से कि ये इस सारी चीज़ का इल्ज़ाम हमारे ऊपर देना चाहते हैं कि हमने कहा है। हाँ, डायस्पोरा जो है, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद है, जो पीटीआई का बहुत बड़ा हामी है, वो उन्होंने बिल्कुल कोशिशें की हैं, उन्होंने बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस को उजागर करने की कोशिश की है। ये उनका हक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि वो किया है तो उसमें क्या गलती की है, क्या जुर्म किया है उन्होंने। लेकिन इन हुकूमतों को खुद पता है मेरे भाई, सब कुछ इनको खुद पता है। अच्छा राउफ साहब, आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक जो नई बात की है, बल्कि आपको सुनवा भी देते हैं कि वो क्या कहते हैं। सुनाएं जी, राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं। मुज़ाकरात ने कामयाब होना है, हम पूरे खुलूस नीयत से उनको कामयाब करना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये लोग बैठ जाएं, क्या फिर ये बहरानी कैफियत जो है उनमें से वो लोग जिम्मेदार नहीं है जो इस मकसद के तहत, इस सोच के तहत जो है वो बैठने को तैयार नहीं है। जी राउफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि मुज़ाकरात ने कामयाब होना और मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान बैठ जाए मिलके, तो क्या ऐसा मुमकिन नजर आता है आपको, ये मुस्तकिल में तीनों बैठ सकते हैं? इमरान साहब, आपने भी देखा होगा कि कुछ रास्ती टाउट जो है वो नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी कंटेंशन बड़ी सिंपल, सादा और स्ट्रेट रही है कि ये जो मैंडेट चोरी हुआ है 8 फरवरी को, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके खिलाफ हम पार्लियामेंट के अंदर कानूनी महाज के ऊपर और पुरअमन एहतजाज के ज़रिए ये मामलात जो हैं ये उठाते रहे हैं और हम उठाते रहेंगे। इन लोगों के साथ बैठने का इस स्टेज के ऊपर सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी तो हम तो आप 2 जनवरी को अपनी जो पहली फॉर्मल मीटिंग होनी है हुकूमती नुमाइंदों और हमारे नुमाइंदों के दरमियान, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ हुकूमत की तरफ से सामने आती है, क्या वो सीरियस भी हैं कि नहीं है। राना सना साहब का कहना जो है वो ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल अप्रीशिएबल है, लेकिन यह है कि हमें एक्चुअल जो
हकायक हैं वो पता उसी वक्त चलेगा जबकि हम अक्रॉस द टेबल बैठेंगे हुकूमती नुमाइंदों के साथ और देखेंगे कि वो किस तरफ इन मुज़ाकरात को लेके जाना चाहते हैं। इस वक्त इन मुज़ाकरात से 3-4 दिन अभी पहले अगर मुझसे आप पूछें तो मैं फील करता हूँ कि इनमें ये सिर्फ बात को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, इसको लंबा करने की कोशिश करेंगे ताकि वक्त गुजर जाए और 2-4-6 महीने गुजर जाएँ। लेकिन मैं उजागर करना चाहूँगा इस बात को कि ये बिल्कुल हम नहीं होने देंगे। खान साहब ने 15 जनवरी की बात की है, 15 जनवरी के बाद हम फैसला करेंगे कि मुज़ाकरात जारी रखने में कोई फ़ायदा है कि नहीं है, और वो उसकी जो बेसिस होगी वो यही होगी कि हुकूमत का कॉन्डक्ट, हुकूमती नुमाइंदों का कॉन्डक्ट क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, क्या वो मामलात को हल होने की तरफ, मसाइल को हल करने की तरफ बढ़ेंगे या कि वो मसाइल को ड्रैग करने की कोशिश करेंगे। उसी की बेसिस के ऊपर हम आगे बढ़ने के बारे में अपने फैसले करेंगे। अच्छा राउफ साहब, ये तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान में महंगी बिजली की ज़िम्मेदार IPPs हैं। आज वफाकी वज़ीर तवानाई जो हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया है कि जी इमरान खान साहब ने अपने दौर में इनका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होने दिया, इसलिए ये बिजली महंगी है। ये बिजली महंगी थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, ये सारे मुआहदे हुए थे, आप भी जानते हैं इमरान साहब। अब मैं क्या इस गुफ्तगू के बारे में क्या मैं अर्ज़ करूँ। सारी दुनिया को पता है कि ये मुआहदे नवाज शरीफ ने किए थे और ये उनको रीनेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रीनेगोशिएट ये कर लें। इन्होंने जिस तरीके से रीनेगोशिएट करने की कोशिश की है उसके सिलसिले में भी बड़ा रिएक्शन आया है दुनिया से। तो ये जो माहदे होते हैं जिसमें सॉवरन गारंटी शामिल होती है, वो माहदे इतनी आसानी से रीनेगोशिएट नहीं हो सकते हैं। उसमें रियासत जो है वो एक फरीक के तौर के ऊपर शरीक होती है और वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये छोड़े, अवैस लगारी साहब के बारे में क्या बात करनी। पहले गन करते हैं, फिर उसका गन जो है वो दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। ये पुराना वतीरा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, ये ऐसे ही करते आए हैं। अच्छा राव साहब, ये फरमाइएगा कि 190 मिलियन केस जो है, बाज़ लोगों का ख्याल है कि उसका फ़ैसला भी इसीलिए मुखर किया गया है कि इमरान खान साहब क्योंकि मुज़ाकरात पे रजामंद हो गए हैं और शायद कोई गुड जेस्चर के तौर पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या वाकई ऐसा है? अगर ये वाकया ये होता मैं इसको मान लेता। देखिए, एक और भी नैरेटिव चल रहा था मार्केट में, वो ये है कि ये मामला जो है वो फौरी तौर के ऊपर जब फैसला आएगा तो फौरी तौर के ऊपर हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि 7 में से 6 जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट माइंडेड है और वो पहली हेयरिंग में ही जो है वो खान साहब को बेल आउट कर देंगे। इसलिए इस खौफ से भी शायद उन्होंने अभी तक ये फैसला नहीं किया। ये चाहेंगे कि पहले नए जजेस अपॉइंट करें और नए जजेस को अपॉइंट करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करें, जैसे ये बाकी हाई कोर्ट्स जो हैं उनको भी डालते जो उनको अपनी कंट्रोल में कर रहे हैं, और उसके बाद ये फैसला करें ताकि खान साहब की जो बेल है उसको डिनाई किया जा सके। ये भी नैरेटिव चला है मार्केट में। अच्छा राव साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो सरदारी ने यह कहा है कि जनाब PTI तो एक बहाना है, असल में मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। क्या आप वाकई ऐसा समझते हैं? अगर ऐसा है तो उनका इशारा है किसकी तरफ? PTI जो है ना जी, मैं इसको इस तरीके से देखते हैं कि PTI की जो कामयाबी जो है वो PMLN, पीपल्स पार्टी, MQMP और ऐसी और जमातों की पॉलिटिकल डेथ जो है वो होगी, क्योंकि अब इनकी पॉलिटिक्स जो है वो अपने आखिरी सांस ले रही है। अब खान साहब जब वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला मुल्क का वज़ीर आज़म बनेंगे तो ये जो इनकी पॉलिटिकल डेथ है, ये सियासी जनाजे बन चुके हुए हैं। ये सियासी जनाजे जो हैं ये किसी सहारे के ऊपर चल रहे हैं, ये अवामी मैंडेट के ऊपर नहीं चल रहे। तो अब बिलावल जरदारी साहब और क्या बातें करेंगे? यही कंस्पिरेसी की बातें करेंगे ना। उनके पास कोई सब्सटेंटिव गुफ्तगू करने का तो कुछ भी नहीं रहा हुआ। उनको अपनी सियासी मौत जो है वो नजर आ रही है, उसको वो डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और चीज़ की बात करेंगे जिनका कोई सब्सटेंस नहीं होगा, लेकिन वही कि किसी तरीके से PTI जो है वो हुकूमत में ना आए, किसी तरीके से खान साहब दोबारा इस मुल्क के वज़ीर आज़म ना बने। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये तय है कि खान साहब दोबारा आएंगे और इस मुल्क को जो है वो रिट्रीव करेंगे जिस गंद में इन्होंने तीनों चारों पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर उसको डाला हुआ है। लेकिन सर, शेर अफजल मरवत साहब तो आपके अपने आदमी हैं, आपकी पार्टी से हैं। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकराती टीम को सहूलियात फराहम कर रही है। क्या वाकई ऐसा है? और कोई डील के जो इल्ज़ामात हैं उनमें कोई हकीकत है? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने भी फरमाया था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हम इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चलेंगे। दूसरी अभी जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फरमाया है, उन्होंने भी कहा है जी कि इस्टेब्लिशमेंट सब इकट्ठे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट मौजूद तो है ना, उसके बगैर तो आपको पता है कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो ही नहीं सकता था। इमरान साहब, ये तो इजाज़त के साथ काम करनी है ना। तो अगर कोई वो कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, मैं इस सिलसिले में मज़ीद बात नहीं करना चाहूँगा।
बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इस वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब जनाब मलिक रफ़ीक रिजवाना साहब से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रिजवाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि रिजवाना साहब से मुल्की सियासत और मौजूदा जो कशीदगी है इसके हवाले से जितने भी सवालात हैं उनके जवाब जान सकें। थैंक यू वेरी मच रिजवाना साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि PTI ने DGISPR की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा है कि रियासत की तमाम पॉलिसीज़ का असर नो जो है वो जायज़ा लेना चाहिए। आपके ख्याल में क्या ये उनका मुतालबा जायज़ है? देखिए, पहले तो वो खुद जायज़ा लेंगे, ठीक है जी, कि उन्होंने कहाँ अपनी हदूद को क्रॉस किया है, कहाँ अपनी हदूद के अंदर रहे। ठीक है, हमारे मुल्क में ये रिवाज है कि सियासत में जब आप आगे बढ़ते हैं, एहतजाज करते हैं, तो हम आज़ादी इज़हार राय के पॉइंट पर हम शायद समझते हैं कि सिर्फ ये मेरा एक्सक्लूसिव राइट है या हमारा एक्सक्लूसिव राइट है, आईनी मेरा बुनियादी ये एक हक है, मगर हम ये नहीं सोचते बाद औक़ात कि इसके अंदर भी हमारे फ़राइज़ हैं। जहाँ हमारे हकूक़ ख़त्म होते हैं वहाँ दूसरे के फ़राइज़ शामिल हो जाते हैं या शुरू हो जाते हैं। तो बात ये है कि PTI का अब ये कहना कि असर नौ जायज़ा लें, बिल्कुल ले, मगर अपनी स्लेट तो साफ करें ना जी, जिसने जो गलत काम किया। रिजवाना साहब, अगर स्लेट साफ करने की बात है या गलत काम दूर करने की बात है तो आपके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कुछ दिन से बड़े आपसे नाला नजर आते हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि जनाब मुस्लिम लीग नून की सियासत जो है वो मोटरवे से शुरू होती है और मेट्रो पे आके ख़त्म हो जाती है। पहले उनका शॉर्ट सुन लें, फिर आपसे इस पे राय जानते हैं। सुनाएं जी, बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कहते हैं। हुकूमत की जो तरीक़ाकार है, चाहे वो पॉलिसी फॉर्मेशन हो या वो लेजिस्लेटिव अमल हो, उनका ख्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ में से तो कुछ उसमें से कुछ फ़र्क है। इस वक्त में उनको बाकी सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के इज्तिमाई फैसले लेने के तो मैंडेट है। यकतरफा फैसला करना, वो भी ऐसे यकतरफा फैसला जो कि मुतनाज़ा हो, आज की सियासी सूरत हाल में भी जो यकतरफा फैसले होंगे उन पे अमल दरामद मुश्किल हो। सर, आप क्यों यकतरफा और मुतनाज़े फैसले करते हैं? तादियों को इत्मीनान में क्यों नहीं लेते? देखिए, ये एक कमेटी बन चुकी है पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्तों की और PMLN के कुछ दोस्तों की, जो पार्लियामेंटेरियंस है या सूबाई असम्बली के अराकीन है, कि पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर काम किया जाए। तो मेरी राय में इन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए जो कमेटियाँ बन गई हैं, इनको इन हाउस बैठ के टेबल पे बैठ के डिस्कस करना ज़्यादा बेहतर है कि जाए कि इसको पब्लिक के सामने कहा जाए। बिलावल चेयरमैन है, माशाअल्लाह लीडर है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से बातें करने से जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है उसको नुकसान पहुँचता है और लोगों के जहन में ये जाता है कि अब ये भी शायद मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात होने की हैसियत में ये इसको कहीं खुदा न खास्ता छोड़ना तो नहीं चाहते। इस तरह से मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली शायद उनको अपनी जमात के वर्कर्स के दरमियान कोई चीज़ हासिल कर रहे हो। ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत में इसका मेरी नज़र में कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर यही है कि इंडोर बैठ के आपस में बैठ के इत्तेहादी है तो आपस में बैठ के बात करें। देखें ना, तहफ़्फ़ुज़ात अगर आवाम के मसाइल के हवाले से हैं तो बैठ के बात करें। उस तहफ़्फ़ुज़ात में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद कंट्रोल में ना हो, जो करने की सूरत ना हो, आप अपनी गाइडेंस दें, आप अपनी मशावरत दें, तो इस तरह से काम चल जाएगा। 2/3 अक्सरियत किसी के पास भी नहीं है, बसद मादरत बिलावल साहब के 2/3 अक्सरियत कहाँ ये PMLN क्लेम कर रही है, नहीं है। रिजवाना साहब, ये क्या वजह है, ख़ास तौर पे क्योंकि आप खुद भी गवर्नर पंजाब रहे हैं,
तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि गवर्नर के ओहदे में ऐसी क्या बात है कि मुस्लिम लीग नून के जो जब हुकूमत होती है तो जो भी गवर्नर हो उनकी उनसे बनती नहीं। सलमान तसीर साहब हों, मखदूम अहमद महमूद साहब हों, इवन आपके अपने गवर्नर चौधरी सरवर साहब हों, और उसके बाद फिर अब देखें मौजूदा जो सरदार सलीम साहब हैं, तो पीपल्स ये क्या होता है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका वज़ीर आला जो है वो गवर्नर को बर्दाश्त नहीं करता, या गवर्नर हाउस की तरफ से कोई प्रेशर ज़्यादा होता है? देखिए जी कि बाज़ औक़ात गवर्नर को सोते सोते ख्याल आता है कि मैं तो सूबे का गवर्नर हूँ और मेरे इख्तियारात क्या है। ठीक है ना जी। 18वीं तरमीम के बाद और उसके बाद सूबाई हुकूमतें बहुत इंडिपेंडेंट हो गई, मगर फिर भी गवर्नर और सूबाई हुकूमत के दरमियान और चीफ मिनिस्टर के दरमियान जो है एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। तो अब बात यह है कि वो कहीं ना कहीं ऐसी बात आ जाती इख्तलाफ की, तो उसको इख्तलाफ को बैठ के सेटल करना चाहिए। फिर वही कहूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन दोहरा रहा हूँ, तो उसको खबरों की जीनत बनाना या मीडिया को एक टॉपिक दे देना, जैसे अब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन रेज हो गया बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर का, या गवर्नर का जो है ना कम अज कम ये पंजाब के गवर्नर साहब की सूरत हाल और चीफ मिनिस्टर पंजाब के दरमियान जो अखबारों में हम पढ़ते हैं या मीडिया पे हम सुनते हैं, तो जैसे कमेटी बनी है उसके सामने ये सारी चीज रखे, जब बिल्कुल आप देखें ना उम्मीद हो गए, उसके बाद फिर मीडिया में आए या जहाँ कहीं बात करे फिर आपकी बात जायज होगी मेरी नजर। रिजवाना साहब ये फरमाइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, हुकूमत का भी हिस्सा हैं, वो फरमाते हैं उनके जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को और बानी पीटीआई इमरान खान साहब को मिल के बैठना चाहिए और मुश्किल हालात जो हैं उनसे निकलने के लिए कोई हल तलाश करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्या मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये मुमकिन है और क्या एस्टेब्लिशमेंट इसकी इजाज़त देगी? देखिए, सियासत नाम ही मुमकिनात का है। पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। ठीक है, इसका इस वक्त जो ज़ीरक या सरकर्दा रहनुमा हैं यही पार्टियों के हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं और इमरान खान साहब भी इस बारे में सोचे तो तैयार तो सारे हैं, मगर इमरान खान साहब किस हद तक तैयार हैं? हुकूमत जितनी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही है, हुकूमत तो नहीं चाहती कि हर वक्त जो है ना मेरे अगेंस्ट मार्च होता रहे, एहतजाज होता रहे, शोर शराबा मचता रहे, टीवी पे हुकूमत के खिलाफ प्रोग्राम चलते रहे। नो गवर्नमेंट कैन अफोर्ड है। अब इसी हवाले से मैं समझता हूँ, आज भी मैं दोपहर को मेरे दफ्तर में मुल्तान में हूँ, तो मेरे पास कुछ सरकर्दा एक दो दोस्त, मेरे पीटीआई के सरकर्दा दोस्त आए हुए थे, यही बात कर रहा था। मैंने कहा देखिए, इसको डील का तासुब नहीं देना चाहिए। बात यह है कि इमरान खान साहब को अब देखना चाहिए कि उन्होंने लड़कर सारा कुछ देख लिया, क्या इस लड़ाई को बढ़ाना है या इस लड़ाई को कम करना है, अपने मैदान में आराम से काम करे। और क्या ही बेहतर होता, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि क्या ही बेहतर होता कि इमरान खान साहब अदम एतमाद के बाद एक मुस्सर लीडर ऑफ द अपोजिशन बन के पार्लियामेंट में उभरते और फिर सड़कों में भी जो एहतजाज भी करते, मगर असल बात थी मुस्सर आवाज उठती है पार्लियामेंट में। ना ये 9 मई का वाक़या होता, ना ही 26 नवंबर के वाक़े होते, और पार्लियामेंट में आवाज उठाते तो शायद ये तो 20 से 24 वाला इलेक्शन भी ऐसे तरीके से लड़ लेते वो, और उनको ये शायद जो उनकी अपनी शिकायत है कितनी दुरुस्त है कितनी गलत है वो तो अदालतें फैसला करेंगी, तो ज्यादा मुनासिब था। अब यही एक सवाल पैदा होता है कि अदम एतमाद के बाद एहतजाज की तहरीक चलाने से, उसी फौज को या उसी इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहने से कि जिनकी हमारी नज़र में, लोगों की नज़र में जिनके सहारे उनकी हुकूमत बनी थी, अब उसी को इस तरह से बुरा भला कहना। आफ्टर ऑल वो इदारे हैं, ठीक है, उनसे शाकी हर गवर्नमेंट रही है, उनसे शाकी हर सियासी जमात रही है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी है। दहशतगर्दी कहाँ पे जा रही है आप देखिए, भारत चनार में कितने दिनों से वो सड़कें रुकी हुई हैं, बच्चे वहाँ पे बस क्या कहें, मैं कहते हुए भी दिल दुखता है। मरीजों का कोई हाल नहीं, दवाएं नहीं है, खाने पीने की। मलिक साहब ये फरमाइएगा कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो आपके बड़े
सरगर्म रुकन है मुस्लिम लीग नून का, हमेशा बड़े एक्टिव अप्रोच के साथ वो मेंबर रहे हैं, लेकिन आज तो उन्होंने भी ये कह दिया कि मुल्क दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं बना। तो आप क्या समझते हैं कि क्यों, क्या वजूहात हैं कि ख्वाजा साहब भी जो हुकूमत की कारकर्दगी से नाला ही नजर आए? उतार चढ़ाव देखे, जेलें देखी उन्होंने, मारे खाई, बहुत कुछ उन्होंने देखा, हकीकत पसंदी से काम लेते हैं। देखिए मुल्क की दुरुस्त सिमत जो है इस वक्त हम किसी से पूछ ले तो सियासी तौर पर इस वक्त जो अफरा तफरी का आलम है इसकी सिमत दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने कुछ सियासतदानों के नाम भी लिए, मैंने कुछ हिस्सा उनकी तकरीर का सुना है। तो को इकट्ठा होना चाहिए, मुल्क को अपना है, सियासत अपनी है, जिद का और अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, वज़ीर तवानाई जो है अवैस लगारी साहब, रिजवाना साहब, उन्होंने आज कहा है कि जी मार्च तक जो है वो निजकारी मुकम्मल हो जाएगी बिजली की तकसीम के निज़ाम की, और हुकूमत का बिजली की जो है तरसील उससे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। तो आप क्या समझते हैं कि इससे आवाम को फ़ायदा होगा या मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी? देखिए ये एक स्पेशल सब्जेक्ट है, एज ए लेमैन या जितनी मुझे शऊर है जो मैं देखता हूँ उस हवाले से शायद मुश्किलें कम हो जाएं। जब ये प्राइवेटाइज हो जाए तो शायद कंपटीशन में सूरत हाल बेहतर हो जाए, क्योंकि इस वक्त तक जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है उनसे मोस्टली आवाम उनसे मुतमईन नहीं है, और उसमें बिजली का महंगा होना, IPPs के साथ मुआहदे, सारी चीजें शामिल है। तो ये हुकूमत तो बड़ी तनदेही से काम कर रही है, तो उन IPPs के साथ गुफ्तशुनीद कर रहे हैं, कुछ IPPs के मुआहदे खत्म हो गए, कुछ को रिवाइज कर रहे हैं, कुछ को रीनेगोशिएट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू है। अगर मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त अगर ये बिजली को सस्ती कर जाती है तो बहुत बड़ा कारनामा होगा। सनत के लिए भी सस्ती होनी चाहिए ताकि हम कम्पेटिटिव हो, एक्सपोर्ट हमारी कम्पेटिटिव हो, हमारी इनपुट कॉस्ट कम हो, और ग्रेडियो सार्फिन को सर आखिर में सिर्फ ये बता दें कि जो मुज़ाकराती टीमें हैं दोनों, PTI की और मुस्लिम लीग नून की या इत्तेहादियों की, आप क्या समझते हैं इन मुज़ाकरात का कोई मुस्बत नतीजा निकलने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए नेक नियतियों तो नतीजे निकलते रहते हैं, ऐसी कोई। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मायूसियों के समंदर में उम्मीदों के जजीरे बनते रहे। बहुत शुक्रिया रफ़ीक रिजवाना साहब। नाजरीन, इस वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक वापस आएंगे तो आलमी अमूर पे कुछ अहम खबरें हैं वो डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे डिस्कशन होना बड़ा ज़रूरी है। लोगों के ज़हनों में काफ़ी सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए आज हमने दावत दी है, ख़ास तौर पे जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब को, जो कि दफाई तज्ज़ियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आजकल बड़े चर्चे हैं बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के, तो आपके ख्याल में क्या वाकई ही बशारुल असद की हुकूमत ख़त्म कराने में कोई ये बटरफ्लाई इफ़ेक्ट जो है इसका कोई किरदार है, और ये है क्या, ज़रा ये बताइएगा। क्या वाकई ही हमास इसराइल जंग का शाम में जो बशारुल असद की हुकूमत ख़त्म करने से कोई ताल्लुक़ है किसी किस्म का? देखिए, हुकूमत ख़त्म करने के तो बहुत सारे अवामिल हैं। किसी एक अमर को या किसी एक फैक्टर को आप ओवर राइडिंग फैक्टर कहना मुश्किल होगा। बहुत सारे अवामिल हैं। लोगों के जहनों में सवाल इसलिए उठते हैं कि शाम में खाना जंगी तो बहुत सालों से जारी थी, और बहुत सारे मौके ऐसे आए कि जहाँ पर ये लगता था कि बशारुल असद शायद आज गए या कल गए। इंटरनेशनल ताकतें बीच में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी, बट जिस तरीके से यकदम फिर आखिरकार ये हुआ, उसके वजह से लोगों के जहनों में मुख्तलिफ किस्म के सवालात आते हैं। हमास इसराइल तनाज़े का उस हद तक तो शायद आप ना कह सकें कि इतना कोई असर है, क्योंकि हमास को इतनी पोर्टेंट फोर्स पहले भी आउटसाइड पैलेस्टीन नहीं थी, और तो खैर बिल्कुल भी नहीं रही जब से पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से इसराइल ने वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है गाज़ा में। लेकिन इसराइल को हमास के हमलों के बाद अपनी सिक्योरिटी की ज़ाहिर है ज़्यादा फिक्र हुई, और जहाँ जहाँ उसको ख़तरात थे, चाहे वो लेबनान था या यमन है या इनडायरेक्टली भी ईरान भी है,
उसने आपने देखा कि पिछले 1 साल के दौरान मुख्तलिफ किस्म के कार्रवाइयाँ की, हमले किए, कहीं पर मिसाइल अटैक किए, कहीं पर रॉकेट अटैक किए, ताकि अपने जो जहाँ से उसको कोई ख़तरा हो सकता था उन ख़तरात को ख़त्म किया जाए। बशार अल असद की हुकूमत के होते हुए ज़ाहिर ईरान का वहाँ पर अमल दखल था, और ईरान और इसराइल का क्या तनाज़ा है, किस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी हम सब जानते हैं, क्योंकि प्रॉक्सीज के ज़रिए वहाँ पर जंग जारी थी। अभी इसराइल को हर वक्त ये ख़तरा लगा रहता था कि बशार अल असद के होते हुए कि शाम भी कल को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसके अगेंस्ट यूज़ ना हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब कह सकते हैं कि जितनी भी कुव्वतें बशार अल असद के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, उनको शय ज़ाहिर अमेरिका की थी और अमेरिका के इत्तेहादियों की थी, उस वजह से शायद कोई ये जंग स्पीड अप होगी, खाने जंग और यकदम बशार अल असद को जाना पड़ा। लेकिन ये इतना भी यकदम नहीं था, कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था। लेकिन बाबर साहब कुछ दफाई तज्जियाकारों का ये कहना है कि इसराइल जंग जो है वो जिस तरह से बढ़ती जा रही है, तो इसका भी इम्कान है कि अब अगला मरहला ये हो कि ईरान की हुकूमत का खात्मा हो जाए। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? डायरेक्टली मुमकिन स्टेट में तो नहीं लगता, क्योंकि ईरान एक मुख्तलिफ मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है, उसकी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, फौज है, उनका एक अपना स्ट्रक्चर है, उनके पास मिसाइल भी हैं, टेक्नोलॉजी इन तमाम ममालिक की निस्बत बहुत बेहतर है, दुनिया उसको समझती भी है। अमेरिका आज तक ईरान के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, बावजूद इसके कि पिछले 4 दहाइयों से उसकी कोशिश रही है कि ईरानी रेवोल्यूशन को अंडू किया जाए। तो इसराइल के लिए इतना आसान नहीं है कि ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आना, दूसरों की सरहद भी नहीं मिलती, तो दरम्यान में इंटरवीनिंग ममालिक इसराइल के लिए इतना आसान भी नहीं है। ईरानियंस की अपनी एक हिस्ट्री है, ईरानियन कल्चर आपको पता है, हम सब जानते हैं कि ये पर्शियन एम्पायर के ज़माने से आज तक वो एक नेशन है, उनकी एक कमिटमेंट है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एक कमिटेड गवर्नमेंट है, तो इनडायरेक्टली तो कोशिश उनकी रहेगी। बट शाम और लिबिया और यमन हो गया या लेबनान हो गया या पैलेस्टीन हो गया, उनकी तरह डायरेक्टली ईरान को एंगेज करना इसराइल के लिए इतना आसान नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, रूस और चीन जो हैं वो अमेरिका के सामने एक बार फिर बिल्कुल सामने खड़े नजर आते हैं, और अभी आपने देखा कि चीन ने 7 बल्कि दिफाई अमेरिकी जो कंपनीज हैं उनको पाबंदी उन पर लगा दी है कि ताइवान को उन्होंने असला क्यों फराहम किया। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका और रूस के ताल्लुकात ट्रंप रजीम में फिर एक दफ़ा ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं, चीन और रूस के ताल्लुकात अमेरिका के साथ? देखिए, जहाँ तक रशिया का तल्लक है वो तो ऑलरेडी डायरेक्टली अमेरिका के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन की वॉर की वजह से, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, हर लिहाज से सपोर्ट कर रहा है। तो इस रूस और अमेरिका का तनाव तो अभी गुज़श्ता ट्रंप के आते हुए आपको पता है इन ममालिक की ओवरऑल पॉलिसी जो उतनी चेंजेस नहीं आती, नेशनल इंटरेस्ट हमेशा मुकदम रहते हैं। चीन और अमेरिका का एक कोल्ड वॉर से की कैफियत डेफिनेटली रहती है, लेकिन चीन इंटरनेशनल तनाज़ात में हम सब जानते हैं कि बराह रास्त मुलव्वस नहीं होता, वो वीटो की पावर भी कम इस्तेमाल करते हैं बावजूद परमानेंट 5 मेंबर्स रहने के। ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में जब कभी भी ताइवान की तरफ अमेरिका या किसी का दौरा होता है तो चीन की तरफ से वन चाइना पॉलिसी ज़ाहिर है उसका पाकिस्तान भी हामी है, उसकी सोच तो लगी रहती है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकल के होती हुई नजर नहीं आती। जो अमेरिका के इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट में या दूसरे ममालिक में, वो अमेरिका को वहाँ का बहुत बड़ा कुछ चैलेंज नहीं है। आपने देख लिया कि जहाँ तक शाम की जंग का ताल्लुक है, बावजूद इसके कि बशार अल असद को रूस सपोर्ट करता रहा है, और क्योंकि हुकूमत जानबूझ जाने का मतलब है कि अमेरिकन टेस्ट इलाके में उसका अमल दखल बढ़ गया, तो ये छोटे मोटे इस तरह के मामला तो रहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने अमेरिका की मशरिक़ वस्ता में जो मुदाखलत है उसका जिक्र किया, तो आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका ग्रेटर इसराइल मंसूबा जो है उसकी हिमायत जारी रखेगा या इसराइल को भी कोई नकेल डालने की कोशिश करेगा? फौरी तौर पर इसराइल को नकेल डालते हुए अमेरिका नजर नहीं आता, क्योंकि आपने देखा है कि अमेरिकन इलेक्शन में दोनों कैंडिडेट्स से दोनों ने एक से बढ़ के एक इजरायलीज की ज़ायनिस्ट की हमायत हासिल करने के बयान भी दिए, यकीन दहानियां भी कराई। तो अमेरिकन पॉलिसी में तो बहुत कोई बड़ी बड़ी चेंज होती नजर नहीं आती, बावजूद इसके कि 2 स्टेट कॉन्सेप्ट या 2 स्टेट जो एक नजरिया है या जो उसका एक
सजेशन थी उसके ऊपर तो अमेरिकन कहते तो रहते हैं, अमलन उसके लिए कुछ नहीं कहते इसराइल को उस तरफ मजबूर करने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल इवन डोनाल्ड ट्रंप के बरसर इक़्तिदार के डोनाल्ड ट्रंप ने तो बैतुल मक़दस में, आपको याद हो, अमेरिका का सफारत खाना भी उसने शिफ्ट कर दिया था। तो बहुत नज़र नहीं आता कि इसराइल क्यों अमेरिका को मजबूर कर पाना तो बात के बाद है, कुछ संजीदा कोशिश भी करेगा। इसी तरीके से सूरत चलती नजर आती है। लेकिन ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है उसको अमली जामा पहनाना भी कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ठीक है गजा की हद तक ठीक है, लबनान को आपने किसी हद तक मार्जिनाइज कर दिया, शाम को भी हुकूमत गिरा दी, बट ग्रेटर इसराइल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इस वक्त जब उसकी बात आती है तो बहुत सारी दुनिया के और ममालिक बीच में आ जाते हैं, इसलिए उस तरफ फौरी तौर पे तो जाना मैं नहीं पका। ब्रिगेडियर साहब, आखिर में ज़रा ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो मसाइल हैं और जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पे अफ़गानिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तानी चौकियों पे हमले होते हैं और दहशतगर्दों की वहाँ जो ट्रैफिकिंग है, आप क्या समझते हैं कि ये मामला किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? बेहतर तो तभी हो सकते हैं कि अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट जिम्मेदारी का सबूत दे। जिम्मेदारी का सबूत देंगे तो इंटरनेशनल आइसोलेशन से निकलेंगे। पाकिस्तान और उनका दरीना इत्तेहादी है, खैर खा है। पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी दांव पे लगा के 4 दहाइयों से अफगानिस्तान के लोगों की मदद की है। पाकिस्तान जैसे दोस्त को ने किसी सूरत नहीं खोना चाहिए। आज भी दुनिया में अगर उनके लिए कोई आवाज़ उठाता है तो पाकिस्तान उठाता है। उनको अपनी सरजमीन को कतन इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंतहाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है, बेतहाशा बड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन अब मेरा ख्याल है सब्र का पैमाना इस हद तक लबरेज हो गया है कि पाकिस्तान ने भी ये खुलो खुलो कह भी दिया और करके भी दिखाया कि इसके बाद अगर मज़ीद तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो फिर हम उसका जवाब भरपूर तरीके से देंगे और जो गुज़श्ता दिनों में दिया गया। लेकिन आपके सवाल के जवाब में फिर मैं वही कहूँगा कि बेटर सेंस प्रवेल करनी चाहिए अफगान तालिबान में। अगर वो इस्तेकाम चाहते हैं अपने मुल्क के लिए और खित्ते के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज को वो शिकस्त तो नहीं दे सकते, लेकिन अपने खित्ते में अगर इस तरह की चीज़ों से वो लोगों को सपोर्ट करते रहे, पाकिस्तान के मुखालफों को, चाहे वो TTP है या इंडियन एलिमेंट्स हैं, तो अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर लेंगे। बेहतर यही है कि वो दोहा मुआहदे की पासदारी करे और इससे बढ़ के जो सबसे बड़ा अमेरिका खुद था उनको। नाज़रीन, आपने बाबर साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान अगर अपने मुल्क में और ख़ास तौर पे इस पूरे खित्ते में अमन चाहता है और इस्तेहकाम चाहता है तो उसके लिए उसको दोहा मुआहदे पे ना सिर्फ अमल करना होगा बल्कि पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को बेहतर करना होगा। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।